दोस्तों नमस्ते। करंट अफेयर्स के नेक्स्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सीए जितेंद्र मराठे और आज हम बात करने जा रहे हैं। हाल ही में आपने सबने सुना कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो पहले वित्त मंत्री भी थे श्री मनमोहन सिंह जी, उनका निधन हुआ। उनके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया, कई पॉलिटिकल पार्टियों ने उन्हें भरभक्कम श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भारत में जो आर्थिक सुधारणा की गई, उसका जो दौर शुरू हो गया, उसके वो शिल्पकार माने जाते हैं। और एक अच्छे व्यक्ति जिनके ऊपर कोई भी पर्सनली भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हो, इस तरह का उनका वर्णन किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनके लिए एक नेशनल स्मारक बनाने का आश्वासन दिया है। और ऐसा माना जा रहा है कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उनके फैमिली को कांटेक्ट करके कुछ अ, जगह दिखाई है कि जहां उनका स्मारक बन सकता है। एक तरफा ये सब है, दूसरे बाजू में कई ऐसे ऑनलाइन पॉडकास्ट है जिनका कहना है कि उनकी कारकिर्द जितनी गौरवपूर्ण बताई जाती है उतनी है नहीं। और अगर हम तथ्यों का एनालिसिस करें, उसका विश्लेषण करें, तो हमें ऐसा भी महसूस होने की संभावना है कि जितना कहा जाता है उतना उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये एक बात है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि एक प्रथा है कि कोई व्यक्ति जब चल बसता है तो हम उसके बारे में कोई निंदात्मक वक्तव्य नहीं करते हैं या उनकी आलोचना नहीं करते हैं। लेकिन कोई लोगों का ये मानना है कि जो व्यक्ति पब्लिक स्पेस में जिसने काम किया है, राजनीति में काम किया है, जिसे हम एक देश का नेता इस रूप से देखते हैं, तो जैसा हमारे अतीत में जो कुछ बड़े-बड़े नेता हो गए, जब हम खुल के उनके बारे में बात करते हैं, उनके कार्य प्रणाली का अभ्यास करते हैं, तो क्या एक पंतप्रधान दिवंगत होने के बाद उसके ऊपर चर्चा करना गलत है? ये दूसरा प्रश्न है। तो पहले मैं दूसरे प्रश्न से शुरू करता हूँ। तो मेरा खुद का मानना है कि जैसा हम इतिहास पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कई ऐसे नेता हैं कि जिनका हम गौरवपूर्ण अभ्यास करते हैं। कई नेता ऐसा भी है, हम मानते हैं कि उन्होंने ऐसे कुछ कदम उठाए, जिसमें देश को या समाज के किसी वर्ग को वगैरह हानि हुई, तो हम कभी-कभी आलोचना भी करते हैं। पार्लियामेंट में आप सुनते हैं कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के समय पे कुछ नेता ऐसे हैं, उनके ऊपर एक पक्ष कहता है कि वो बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, तो दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, उसमें बहुत विवाद है। तो अगर इस तरह का एनालिसिस एक तरफ़ा चालू रहता है हमारे पब्लिक ज़िंदगी में, तो मेरा खुद का ये मानना है कि कोई पूर्व पंतप्रधान हो, मंत्री हो, कोई और लीडर हो, तो व्यक्तिगत कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा गाली-गलौच ना करते हुए, उनका जो कार्य है, उसके ऊपर समीक्षा ज़रूर की जा सकती है, ऐसा मेरा खुद का मानना है। तो ये ध्यान में रखते हुए और उनको श्रद्धांजलि भी देते हुए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति देश के लिए जो काम किया है जिसने, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर किया है कि जो देश के लिए ठीक है। तो अगर समीक्षा के बाद हमें ऐसा लगता है कि जितना कार्यकाली गौरवशाली बताया जाता है उतना नहीं है, फिर भी ये एक परंपरा है, उसको भी हम अनुवादन करके हम आगे चलते हैं। तो तथ्य ये है कि 91 टू 96 में श्री मनमोहन सिंह जी भारत के वित्त मंत्री रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। और उसके बाद 2004 से 2014 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 जिसे कहा जाता है, उसमें वो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो सबसे पहला जो मुद्दा है, जिस पे चर्चा चालू है कि क्या वो वाक़ई हमारे आर्थिक सुधारणाओं के शिल्पकार हैं? तो हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है, जो 91 टू 96 में जो वो वित्त मंत्री थे और उसके बाद 2004 से 14 तक वो प्रधानमंत्री थे। तो ये दोनों कार्यकाल जो है वो हमें ध्यान में रखते हुए इस पर अभी चर्चा करनी चाहिए। तो इकोनॉमिक्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तकनीकियाँ भी है और कोई ऐसे शब्द है कि जो सामान्य जन को भी आसानी से समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि हम ऐसे कोई तथ्य आपके सामने रखेंगे, जो आम आदमी को इकोनॉमिक्स थियरी और इकोनोमेट्रिक्स उसमें जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, इस तरह के तकनीकी विषयों से दूर रह के जो फाइनली जो रिजल्ट आता है इकोनॉमिक पॉलिसी का,
तो उस पे हम ध्यान देंगे और ऐसे ही कुछ पैरामीटर्स हम चर्चा में रखेंगे। तो सबसे पहले हम सबकी जिसमें आस्था है और हम जिसे आसानी समझ सकते हैं कि हम हमेशा कहते हैं कि महँगाई बहुत हो गई। तो हर एक साल में कितनी कीमतें बढ़ती है, उसका हमारे डिस्पोजेबल इनकम पे, हमारी स्पेंडिंग कैपेबिलिटी पे डायरेक्ट असर गिरता है। तो उसके लिए ये हमारे सबके लिए एक आस्था का विषय है कि क्या प्राइसेस हर एक चीज़ के बहुत बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में हम उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। तो एक डेटा है उसका मैं बाद में ज़िक्र करूँगा कि कहाँ से ये सोर्स आया है। तो 1990 1960 से लेके 2024 तक 1-2 वेबसाइट्स है, उसमें ये डेटा दिया गया है, तो उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ। तो 1991 टू 96 में जो प्राइसेस राइज़ हुई, उनका हम ईयर ऑन ईयर हर एक साल में ईयर ऑन ईयर कितनी प्राइसेस बढ़ी, इसका जब हम डेटा देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि 91 से लेके 96 तक करीबन 10% पर एनम ये इन्फ्लेशन रहा, जब वो वित्त मंत्री थे। उसके बाद 2004 से लेके 2014 में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, देश के पंतप्रधान थे, तब करीबन 9% 8% टू 9% इसके बीच में वो प्राइस इंक्रीज का दौर रहा है, उनके कार्यकाल में। और 91-96 के बाद 2-3 साल कोई और वित्त मंत्री थे और 1988-99 से अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के वो पंतप्रधान हो गए और वो 5 साल पहली टर्म उनकी थी। 2004 तक वो पंतप्रधान थे। तो उनके कार्यकाल में ये कार्यकाल में जो इन्फ्लेशन था, वो सिर्फ 3% था। तो और हम तो नहीं कहते हैं कि वो कोई बड़े आर्थिक ज्ञानी थे या इकोनॉमिस्ट थे, इस तरह की संज्ञा उन्हें नहीं दी जाती है। लेकिन हम अभी मनमोहन सिंह जी के 2 कार्यकाल, एक वित्त मंत्री के तौर पे, एक पंतप्रधान के तौर पे, अगर हम इनसे ये कंपेयर करें, तो ये जो 5 साल का कार्यकाल था वाजपेयी जी का, वो डेफिनिटली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि 3% ही ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन है। उसके बाद हम आते हैं 2014 से आगे पंतप्रधान मोदी जी के कार्यकाल पे। तो ये जो 10 साल है 2014 टू 24 उसमें ये करीबन 4.9% है, 5% है। सो वाजपेयी जी से थोड़ा खराब है, लेकिन मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ये जो पहले दौर का कॉम्बिनेशन था और उसके बाद मनमोहन सिंह जी एज़ अ प्राइम मिनिस्टर, ये इस पे हम अगर कंपेयर करते हैं, तो ये डेफिनिटली ज़्यादा बेहतर है, ये तथ्य है। इसमें कोई पॉलिटिकल बायस का सवाल नहीं है। तो ये था पहला मुद्दा कि प्राइसेस इन्फ्लेशन क्या है, प्राइसेस कितनी बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर, जिसमें हर एक व्यक्ति को रुचि है और उसका असर हर एक व्यक्ति पे पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि इनकम पे क्या असर हुआ, जो आर्थिक सुधारणाएँ हुई, कि क्या लोगों की आमदनी बढ़ी या उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया? तो समाज में भिन्न-भिन्न वर्ग है, तो ये तो बात ज़ाहिर है कि जो सबसे निचला वर्ग है आर्थिक रूप से मैं बात कर रहा हूँ, मुझे और कोई नेगेटिव इसमें कनोटेशन ना दिखे, तो वो बेचारे ज़्यादा सफ़र करते हैं, ये तो सबको मालूम है। जो सबसे टॉप एंड पे रहते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस में यानी जिनकी इनकम बहुत अच्छी है, बहुत हाई है, तो वो समहाउ सफल होते हैं कि उनको झटका ना पड़े और अगर झटका लगे भी, तो जैसे वो अगर कोई बिज़नेसमैन है, तो प्राइसेज़ बढ़ा के उसका बोझ वो अपने कंज़्यूमर में थोड़ा बहुत तो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसलिए हर एक जो वर्ग है, उस पर असर अलग-अलग तरीके से होता है और इसका सेपरेट डेटा नहीं रहता है कि सबसे ऊपर जो स्तर है, वहाँ क्या असर हुआ, सबसे निचला स्तर है, उसे क्या असर हुआ, वगैरह-वगैरह। लेकिन पर कैपिटा जीडीपी जिसे कहते हैं, यानी टोटल हमारे देश का जो उत्पन्न है और जितने हमारे लोक संख्या है, तो यही लोक संख्या में अगर ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो पर पर्सन एक इनकम कितना होता है? इस तरह से ये इकोनॉमिस्ट इसकी व्याख्या करते हैं पर कैपिटा जीडीपी। मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे, तो 91 टू 96 में हमारा जो पर कैपिटा जीडीपी उसमें जो वृद्धि आई है, ग्रोथ हुई है, वो $15 पर एनम है, पर पर्सन $15। उसके बाद का जो कार्यकाल है, जो वाजपेयी जी मैंने कहा 1999 से 2004 तब ये $35 पर एनम पर पर्सन इस तरह की ग्रोथ आई, यानी अ, दोगुनी हो गई।
ग्रोथ जो है वही दुगनी हो गई। उसके बाद 2004 से 2014 जब वो पंतप्रधान थे, तो उस दौर में ये करीब-करीब $90 $90 पर एनम पर पर्सन। तो ये जो दूसरा दौर था उसमें डेफिनिटली और ज़्यादा इनकम आया और उसके बाद अभी 10 साल मोदी जी के हैं। तो मोदी जी के ये कार्यकाल है जो 10 साल, उसमें 90 से बढ़कर ये $100 हो गया। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से ये कंपैरिज़न करना चाहता है, तो ऐसा लगता है कि अ, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी और मोदी जी दोनों ही भारतीय जनता पक्ष के पंतप्रधान हैं। तो उन्होंने जिनसे टेक ओवर किया कांग्रेस गवर्नमेंट, तो उससे ये इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर कैपिटा जीडीपी में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। जैसा मैंने कहा, पहले कार्यकाल में मनमोहन सिंह जी से $15 पर एनम पर पर्सन, उसके तुरंत बाद वाजपेयी जी का $35 पर पर्सन पर एनम। उसके बाद अगेन यूपीए 1, यूपीए 2 का मनमोहन सिंह जी पंतप्रधान, $90 पर ईयर पर एनम पर ईयर पर पर्सन और उसके बाद मोदी जी $100 पर पर्सन पर। तो ये रहा दूसरा बिंदु, जिस पे हमने देखा कि परफॉर्मेंस कैसा रहा। तीसरा बिंदु जो है कि हमारी इम्पोर्ट पे भी बहुत हमारे लिए मायने रखता है इम्पोर्ट, क्योंकि मुख्यतः ऑयल ये जो है वो हम इम्पोर्ट करते हैं। आखाती देश है। हाल ही में हम रशिया से भी बहुत इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक भारी भरकम इम्पोर्ट बिल हमारे लिए रहता है। और भी कुछ चीज़ें केमिकल्स या इंजीनियरिंग इंडस्ट्री रिलेटेड हम इम्पोर्ट करते हैं। जैसे आपने देखा कि अभी ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो उसके लिए जो बैटरी लगती है, तो वो भी हम इम्पोर्ट करते हैं। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारा आईटी सेक्टर जो है, वो अभी बहुत दुनिया में स्ट्रॉन्ग हो गया है। बड़े-बड़े कंपनियों के बैक ऑफिस या उनका एक्चुअल प्रोग्रामिंग वर्क, उनका सपोर्ट वर्क, एक बार प्रोग्राम इंस्टॉल होने के बाद, तो ये जो सब इंजीनियरिंग सपोर्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उसमें इंडिया का अच्छा खासा एक्सपोर्ट है। और भी सेक्टर्स है, जैसे फूड प्रोडक्ट्स भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस पर अभी हम गौर करते हैं कि 91 टू 96 में क्या, 91 टू 96 ये जो 5 साल का समय है, तो उसमें जो गिरावट आई रुपये और डॉलर के रेट में, यानी रुपये में जो गिरावट आई डॉलर के परिप्रेक्ष्य में, वो करीबन 20% पर एनम थी, क्योंकि ये 5 साल में जब $1 ₹17 ये मूल्य था, तो वो 34 हो गया 5 या 6 साल में। तो 16% टू 20% पर एनम इस तरह की गिरावट उसमें आई। ये हम देखते हैं, जो पहला जो कालखंड है जिसमें वो वित्त मंत्री थे 91 टू 96। उसके बाद अगर हम वाजपेयी के कार्यकाल पे नज़र डालते हैं, तो वहाँ सिर्फ 1% टू 2% पर एनम इस तरह की गिरावट आई। उसके बीच में है, जो एग्ज़ैक्ट नंबर है तो। इसका मतलब है कि वो 5 साल में ज़्यादा कुछ गिरावट नहीं आई रुपये के रेट में, 41 था वो 44 हो गया। इस तरह की बहुत कम गिरावट उनके कार्यकाल में हुई। उसके बाद जब हम देखते हैं कि वापस अ अ अ, मनमोहन सिंह जी जब पंतप्रधान बनते हैं, तो वो 10 साल में क्या होता है? जैसा देखा कि पहले दौर में 20% था, तो ये दौर में वो 20% से बहुत तो कम हो गया, लेकिन वो 3 जैसा वाजपेयी जी के समय में ये जैसा मैंने कहा 2% से कम था, उससे उठकर ये करीबन अ, 8 या 9% इस तरह की गिरावट उसमें आ गई, दूसरा जो कार्यखंड है उसमें। और उसके बाद हम जब अब मोदी जी का देखते हैं, तो उसमें भी उससे कम आई है, यानी तकरीबन 5% पर है। तो डेफ़िनेटली ये जो उनका यूपीए 1, यूपीए 2 का जो दौर था, उसमें गिरावट कम आई पहले से, लेकिन वाजपेयी जी के समय पे उससे भी बहुत कम थी और मोदी जी के समय में भी कम थी, लेकिन वाजपेयी जी इतनी कम नहीं थी। तो ये हुआ तीसरा पैरामीटर। अब हम चौथे पे चलते हैं कि जैसा हम इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट करते हैं, वैसे भी एक देश में भी फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व्स रहते हैं। यानी वो हमारे साथ जो फॉरेन करेंसी में जो डिनोमिनेटेड हमारे एसेट्स है, पैसे हैं, इस तरह से हम एक सिंपल लैंग्वेज में कह रहा हूँ, जो हम फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जिसको कहते हैं। और अ, ये भी होता है कि हमारे कुछ अ, हम कर्ज़ पैसे लेते हैं बाहर के देशों से, तो फॉरेन एक्सचेंज में हमारी लायबिलिटी भी रहती है। तो 2 तरीके से देखा जाता है। एक ये कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज की जो लायबिलिटी है,
एक्सटर्नल डेट जिसे कहते हैं इकोनॉमिस्ट, वो हमारा टोटल नेशनल इनकम जो है जीडीपी, उसके कितने प्रतिशत है। तो 1991 से लेके 96 में जब मनमोहन सिंह जी ने वित्त मंत्री के पद से वो हट गए, तो 26.6% हमारा एक्सटर्नल डेट था जीडीपी के मुकाबले, 26.6%, जो आगे चल के वाजपेयी जी के दौर में 20% से कम हुआ, 18 या 19% में वो था। उसके आगे यूपीए 1 और 2 ये जो आई, वो 26.6 से थोड़ा कम हुआ, बट फिर भी जाते समय 2014 में वो करीबन 23.3% था एक्सटर्नल कमर्शियल डेट। ये पैरामीटर ऐसा है कि जितना ये प्रतिशत की जो संख्या है वो कम है, वो देश के लिए ज्यादा अच्छा है इस परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं। और उसके आगे जब मोदी जी के 10 साल हम कंपेयर करके देखते हैं, तो वहां अगेन ये 18 और 19% के बीच में है, जैसा वाजपेयी के जी के समय में था। तो इसका मतलब है यहाँ भी कोई ज्यादा असर नहीं दिख रहा है उनके वित्तीय गुणों का, या पंतप्रधान के तौर पे जो पॉलिसी देश ने जिस जो इम्प्लीमेंट की, उससे ज्यादा तो कुछ अच्छा असर नहीं दिख रहा है ये एक्सटर्नल डेट की सिचुएशन पे। दूसरा एक है कि ये एक्सटर्नल डेट जो टोटल है, और टोटल हमारे एक्सटर्नल फॉरेन करेंसी रिजर्व है, उनका रेशो क्या है। तो अगर हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स ये फॉरेन करेंसी लाइबिलिटीज के बहुत नजदीक है, तो ये ज्यादा अच्छा है। लाइबिलिटीज से भी ज्यादा है तो और भी बेहतर है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि ये जो रेशो है, ये रेशो कैसा रहा। तो जब 96 में हम देखते हैं, तो ये रेशो करीबन 1:4, यानी अगर हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व एक थे, तो हमारी एक्सटर्नल डेट 4 थी। तो ये बहुत ही निगेटिव टाइप का रेशो है 1996 में। उसके बाद वाजपेयी के समय पे हम देखते हैं, तो ये रेशो इतना इम्प्रूव हो गया कि अगर हमारी लाइबिलिटी 1.1 है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 1 है करीबन, यानी 90%, 95% हम फॉरेन करेंसी में हमारे रिजर्व्स है लाइबिलिटी के मुकाबले। तो ये बहुत ही भारी भरकम इम्प्रूवमेंट हुई वाजपेयी जी के समय पे। उसके बाद हम 2004 टू 14 के समय पे जाते हैं, यूपीए 1 और यूपीए 2। तो एंड एंड टाइम में जब ये हैंडओवर हो गया नए गवर्नमेंट को मोदी जी के, तो उस समय ये रेशो 1:1.5 था। यानी अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $300 बिलियन है, बिलियन, तो हमारी एक्सटर्नल डेट जो है वो $450 बिलियन है। तो ये रेशो भी पहले से तो बेहतर है। 1:4 ये बहुत बुरा था, तो 1:1:5 डेफिनेटली उससे तो अच्छा है, लेकिन फिर भी बहुत अंतर है। हमारे रिजर्व्स कम है और हमारी लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है। $150 बिलियन का गैप है इसमें। अब आते हैं मोदी जी के समय पे, 2014 टू 24 था। अभी 24 दिसंबर का भी डेटा रिलीज हुआ है। उसमें ये नजर आ रहा है कि ये रेशो करीबन अगर हमारी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स 1 है, तो हमारी फॉरेन एक्सटर्नल डेट जो है 1.02 या 1.03, ये मुझे कहना था। यानी एसेट जो है वो करीबन 97% है लाइबिलिटी के। तो हमने 4 मुद्दे देखे। एक, इन्फ्लेशन कैसा था। दूसरा, पर कैपिटा इनकम पे क्या असर हुआ। तीसरा, हमारे जो एक्सटर्नल डेट है, वो हमारे जीडीपी के मुकाबले कम है या ज्यादा है। और चौथा, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, वो हमारे एक्सटर्नल डेट के मुकाबले अच्छे दादाद में है या बहुत कम है। तो ये चारों जो मैंने आपके सामने तथ्य रखे, तो उससे तो ये ऐसा ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से उन्हें धुरंधर और ये जो सब उपाधियां दी जा रही है, वो तो ठीक नहीं लग रहा है। उस तरह का कार्य नहीं है। इनफैक्ट इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे कंपेयर किया है, तो बिल्कुल परफॉर्मेंस तो एक तरह से कम ही है बाकी के गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है, और ये हमें विदाउट बायस करना चाहिए, कि 1991 में देश की स्थिति बहुत बिगड़ी थी। और उस समय नरसिंह राव जी पंतप्रधान थे, और उन्होंने मनमोहन सिंह जी को एक तरफ से बताया कि हमें कुछ रिफॉर्म करने पड़ेंगे, और इसके लिए हमेशा जब रिफॉर्म होते हैं तो कभी कभी उसकी आलोचना भी होती है। अन्य पार्टियां, कभी कभी पॉलिटिकल पार्टियां सहमत नहीं होती, तो वो आलोचना करती है। तो एक तरह से पॉलिटिकल बैकिंग इस रिफॉर्म को लगती है। तो जो रिफॉर्म करता है उसको तो हमें जरूर क्रेडिट देना चाहिए। तो 1991 के बाद की हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके और कई अन्य ऐसे पॉलिसी मैटर है, जिसमें एक तरह से ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी जिसे कहा जाता है, कि थोड़ा ज्यादा खुला आर्थिक धोरण, ऐसा भी हम कह सकते हैं।
तो हम ज़रूर ये कह सकते हैं कि उन्होंने इसकी शुरुआत की। लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस उन्होंने देश के लिए करके दिखाया, तो वो तो ये तथ्यों के आधार पे खरा नहीं उतर रहा है, इतना तो हमें कहना पड़ेगा। दूसरा ये भी कहना पड़ेगा कि जैसा हमने देखा हाल ही में कि सरकार कोई भी रिफ़ॉर्म की कोशिश करती है, तो कभी-कभी वो पब्लिक स्पेस में ठीक नहीं जाता है कि आलोचना होती है, लोग उसके खिलाफ आंदोलन भी करते हैं। जैसा ये फार्मर्स रिफ़ॉर्म बिल मोदी जी लाए, तो बाकी हिस्सों में देश के तो ज़्यादा उसके प्रति एक तरह से हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत सपोर्ट भी शायद था। लेकिन ख़ास करके पंजाब और हरियाणा में उसका कड़ा विरोध हुआ और उसका एक आंदोलन हुआ। उसके बाद सरकार ने वो जो नए बिल लाने की कोशिश की, वो बिल ही वापस कर लिए। तो इस तरह से जब भी कोई इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म की बात होती है, तो कभी-कभी पॉलिटिकली उसकी आलोचना होती है। तो इसके लिए जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म की कोशिश करता है वित्त मंत्री या गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज रहती है, तो पॉलिटिकल फॉलआउट जिसे कहते हैं, उसकी पब्लिक लाइफ में उसकी आलोचना होना और वो सह लेना एक तरह से। तो ये नरसिंह राव जी उनके पीछे थे, तो हम हमें उनको भी उतना ही क्रेडिट देना चाहिए, जितना हमको मनमोहन सिंह जी को देना चाहिए। ये जो रिफॉर्म की शुरुआत हुई, उसके लिए। तो ये था उनके इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर मेरा स्पष्ट मत। जैसा मैंने कहा, लिंक में मैं ये ज़रूर दे दूँगा कि ये डेटा कहाँ से लिया है। फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है, वो आरबीआई की ही साइट है स्टैटिस्टिक्स, उसमें है। बहुत सालों का, पिछले 40 या 50 सालों का डेटा, ईयर ऑन ईयर डेटा है उसमें। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, उसका सिर्फ़ एक हिस्सा आरबीआई की स्टैटिस्टिक्स साइट में है। लेकिन विकिपीडिया का डेटा अगर हम एक्सेप्ट करें, तो उसमें ये बहुत सालों का, 30 या 40 सालों का डेटा अवेलेबल है, एक्सटर्नल कमर्शियल डेट का, तो वहाँ से ये डेटा आया। और दूसरी जो एक साइट है, सेंटर फॉर डेटा, या और कोई उसका वेबसाइट का नाम शायद कुछ और है, तो वो मैं लिंक में दे दूँगा। तो बाकी जो मैंने कहा कि इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर कितना हुआ, फॉरेन करेंसी का जो हमारा मूल्यांकन बढ़ता गया, यानी डॉलर वर्सेस रुपये ये जो रेट है, तो ये जो तो 2 डेटा पॉइंट्स है, वो मैंने वहाँ से लिए थे। ओके, अभी इसके बाद आते हैं कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे 2004 से 2014 तक, तो पंतप्रधान के रूप में अदर दैन फाइनेंशियल पॉलिसी उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा? तो उसमें भी लोगों का ये मानना है कि जो व्यक्ति इतना मितभाषी हो, पोलाइट हो, सबसे ठीक तरह से बात करता है, ये भी एक गौरवपूर्ण है। उनके ऊपर निजी करप्शन के बिल्कुल कोई आरोप नहीं है। उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को कुछ प्लॉट दिलवाए, इस तरह का वगैरह कोई आरोप नहीं है। तो ये बहुत एक गौरवपूर्ण बात है। तो ये तो शायद, आई मीन शायद नहीं, शायद कहना एक तरह से नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो है कि पब्लिक स्पेस में इस तरह के आरोप डायरेक्टली नहीं है उनके ऊपर। और पंतप्रधान मोदी जी और जो एक विरोध में जो पक्ष में रहते हैं, उन्होंने भी भरपूर तारीफ की है कि पर्सनली वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते थे और कोई इस तरह का आरोप उनके खिलाफ नहीं है। तो ये डेफिनिटली अच्छी बात है। ऑन द अदर हैंड आलोचना ये है कि जब वो पंतप्रधान थे, तो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो संविधान के एक तरफ से बाहर है, इस तरह का एक पावर स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, जैसे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल 2004 से 14, जिसका काम ही ये था कि पीएमओ को और गवर्नमेंट को एक तरह से एडवाइस देना कि गवर्नमेंट किस दिशा में जानी चाहिए। तो सोनिया गांधी जी, स्पेशली यूपीए 2 में मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि 2009 टू 14 ये दौर में वो उसकी चेयरपर्सन थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। तो ये कहा जाता है कि मनमोहन सिंह जो है, वो एक तरह से सिर्फ एक सामने चेहरा था लोगों के पंतप्रधान के रूप में, लेकिन सब पॉलिसी डिसीजन वहाँ से आते थे। और इसके पहले कभी इस तरह की काउंसिल नहीं थी, उसके बाद भी मोदी सरकार ने ये खारिज कर दी। तो इसमें ज़रूर कुछ तथ्य है कि इस तरह का कोई एडवाइस एक अलग कमिटी से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और देश के सरकार को देना, और इसमें दौरान कुछ ऐसे बिल आए जो पास हुए, कुछ ऐसे बिल इंट्रोड्यूस किए गए वो पास नहीं हुए, जैसे कि राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट है, जिसके ज़रिए कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तो उसमें एक जो नॉन माइनॉरिटी, एक ओपन या जनरल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो है, उसमें 25% तक एडमिशंस जो इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं, उनको नो फीस या बहुत ही कंसेशनल फीस पे किसी भी ये इस तरह की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को देनी पड़ेगी। तो और इस तरह का जो बंधन है, वो माइनॉरिटीज़ की अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो उस पे लागू नहीं होता है। तो एक आलोचना ये है कि इस तरह से जो नॉन माइनॉरिटी
या सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस है, उसमें कुछ इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिकली वायबल नहीं हुई और ये बंद करनी पड़ी। तो ये एक तरह की आलोचना है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसमें मैं अलग से एक पॉडकास्ट करके हम उसपे एक वीडियो कर सकते हैं। अ, और उसके ऊपर हम तथ्य सामने रखेंगे कि ये क्या आलोचना सही है या नहीं है। तो ये एक तरह का मुद्दा था कि ये जो बिल पास भी हो गया, इंट्रोड्यूस भी हो गया, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरा एक था कि 2005 और 2011 में एक कम्युनल वायलेंस बिल था। तो उसमें बहुत प्रिजम्पटिव चीज़ें थी कि अगर कम्युनल वायलेंस होता है तो प्राइमा फेसी वो माइनॉरिटी के खिलाफ ही हो जाएगा। इस तरह का उसका फाइनली जो कंक्लूजन जो आता है पूरे एक्ट का, तो वो इस डायरेक्शन में लिखा गया था। तो एक तरह से उसकी भरपूर आलोचना हुई, उसपे लोगों ने कहा कि ऐसा प्रिज़्यूम करके इस तरह का ये करना कोई चेंज करना कानून में, ये ठीक नहीं रहेगा। उसमें कम होने के बदले उल्टा कम्युनल टेंशन बढ़ जाएगा। फाइनली ये बिल तो नहीं पास हुआ, लेकिन ये भी एक आलोचना की जाती है कि इस तरह से जो बिल है, इंट्रोड्यूस किया गया, ये इसमें जो गलती किसकी है, तो माना जाता है कि एनएसी की है। और एनएसी किसके ऊपर राज कर रही थी, तो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर के ऊपर की ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कही जा सकती है। तो इस आलोचना में भी कुछ तथ्य तो है, ऐसा तो लगता है। तीसरी आलोचना ये हुई कि जब वो पंतप्रधान थे, तो शर्म एल शेख वहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई, तो वहाँ पाकिस्तान वो कॉन्फ्रेंस तो बहुत देशों की हुई, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस के साइडलाइंस पे भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और पाकिस्तान के उस समय के पंतप्रधान गिलानी, उनकी एक साइडलाइन पे चर्चा हुई और एक ये निर्णय किया गया कि एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया जाएगा। तो इस जॉइंट स्टेटमेंट में ऐसा कहा गया कि दोनों देश टेररिज्म से अफेक्टेड है, और दोनों देश ये प्रयास करेंगे कि कोऑपरेशन इम्प्रूव करेंगे, एक दूसरे को जानकारी देंगे वगैरह वगैरह। और उसमें एक भी हुआ, एक जगह इस जो स्टेटमेंट इश्यू किया गया, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अगर हम गूगल करते हैं तो वो स्टेटमेंट मिल जाता है। तो इस स्टेटमेंट में एक जगह ऐसा है कि पाकिस्तान ने ये दर्ज किया है कि बलूचिस्तान में पर्टिकुलरली उनको कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है। इस तरह का बयान उसमें है। उसके ऊपर डायरेक्टली मनमोहन सिंह जी की कोई टिप्पणी नहीं है और इंडिया ने ये एक्सेप्ट किया है वगैरह, इस तरह का कुछ नहीं है। लेकिन जब हम डिप्लोमेटिक एंगल से उसे देखते हैं, तो अगर 2 देश एक दूसरे के साथ स्टेटमेंट जारी करते हैं और उसमें इस तरह का पिक्चर लोगों के सामने आता है कि दोनों इक्वली अफेक्टेड है, तो जब हम भारत की जनता और भारत के बहुत ऐसे नेता हैं जो कहते आए हैं कि हम तो मानते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान जो है, वो इस तरह की हरकतें करता है कि जिसमें भारत में एक तरह से टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाए वगैरह वगैरह। इस तरह के जो आरोप हम ऑफिशियली भी बहुत सालों से करते आ रहे हैं। और एक तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट देना कि दोनों इक्वली अफेक्टेड है, यानी दोनों इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं एज अ गवर्नमेंट, कोई दूसरे ही लोग ये सब काम कर रहे हैं। तो एक तरह से ये हमारी जो ऑफिशियल स्टैंड रहा है उनके साथ, तो उसमें ये प्रॉपरली उस एक तरह से वो चेंज ऑफ स्टैंड हो जाता है। तो ये आलोचना तो हो सकती है इस टाइप की। दूसरा, जब जॉइंट स्टेटमेंट में इस तरह का एक मुद्दा आता है कि पाकिस्तान को कुछ एप्रीहेंशन है कि बलूचिस्तान में कुछ हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है? इनडायरेक्टली स्टेटमेंट ये दर्शा रहा है कि वो भारत की तरफ इशारा कर रहा है। तो इस तरह का स्टेटमेंट क्यों हमने एक्सेप्ट किया और इश्यू किया? इस आलोचना में भी मुझे दम लगता है कि इस तरह का स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए था, जिसमें हम अलाउ करते हैं पाकिस्तान को कि बलूचिस्तान का कुछ स्पेसिफिकली ज़िक्र करे और हमारी तरफ से किसी एरिया का इस तरह का ज़िक्र भी नहीं है। तो ये एक तरफ से बहुत वीक स्टेटमेंट है, इंडिया का जो ट्रेडिशनल स्टैंड है और उसके बाद जो हमारा स्टैंड रह चुका है, उसके लिए। तो इस तरह के कई पॉलिटिकल आलोचना के मुद्दे हैं। ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स में हमको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी दूसरे पंतप्रधान का कार्यकाल देखते हैं तो विरोधी पक्ष के भी बहुत आरोप उनके ऊपर रहेंगे कि ये हुआ ये हुआ। इसके लिए मैंने ऐसे 2-3 सिर्फ तथ्य चुने जिससे हम दे सकते हैं कि क्या उनकी लीडरशिप भारी भक्कम थी, कि ओनली जेंटलमैन होना उसका मतलब ये नहीं होना कि थोड़ा सशक्त नहीं होना। तो क्या इस तरह का इस दौर रहा है, जिसमें ऐसा लगता नहीं है कि वो एक तरीके से जो भारी भरकम नेतृत्व भारत को ज़रूरी है, उस तरह की क्या उनकी भूमिका हुई है? ये जो मैंने पॉलिटिकल मुद्दे रखे उसमें ये तो बिल्कुल स्पष्ट होता है कि उस तरह की भारी भरकम तो पर्सनैलिटी और उस तरह की लीडरशिप उन्होंने नहीं दिखाई। तो इसलिए हम अंत में यही कहना चाहते हैं कि आर्थिक दौर का सुधार की शुरुआत ज़रूर उनके समय में हुई,
और उसका श्रेय उनको भी देना चाहिए और नरसिंह राव जी जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी देना चाहिए। और डेटा के एनालिसिस जब हम जाते हैं कि एक्चुअली वो जो पॉलिसी है, उसका कितना अच्छा असर लोगों के जीवन में उसका अंतर हुआ कि नहीं हुआ, पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, तो ये चारों पैरामीटर मैंने बता दिए, उसमें तो वो परफॉर्मेंस इतना तो अच्छा नहीं दिख रहा है कि जिसके लिए ऐसा कहा जाए कि वो कोई धुरंधर थे। तो ये थे आर्थिक सुधारणा के परिपक्ष में कंक्लूजन और पॉलिटिकल मैंने अभी ही कहा। तो दोस्तों, आज हम यही हमारा मत प्रदर्शन बंद करते हैं। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और पॉलिटिकल परफॉर्मेंस ये दोनों मुद्दे हमने कवर किए। हम शीघ्र ही हमारे अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।